देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 16वें वित्त आयोग की टीम पहुंची है दून, और ऐसे में आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची है ये टीम। और आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। सोमवार को सीएम धामी के साथ में होगी बैठक। आयोग के सामने प्रस्ताव रखेगी सरकार और साथ ही राजनीतिक दल अफसरों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। और इन्हीं को लेकर यहां पर सीधे तौर पर चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर जो अभी मौजूदा चारधाम यात्रा चल रही है, हर एक पहलू पर पूरे तरीके से यहां पर बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची है टीम, और ऐसे में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी यहां पर पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। तो सोमवार को सीएम धामी के साथ में टीम बैठक भी करेगी। आयोग के सामने अलग अलग जो प्रस्ताव होंगे वो सरकार रखेगी। राजनीतिक दलों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो 16वें वित्तीय आयोग की टीम पहुंची है देहरादून, जहां पर आयोग अध्यक्ष के नेतृत्व में ये टीम पहुंची है। और साथ ही आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सोमवार को सीएम धामी के साथ में टीम की महत्वपूर्ण बैठक। आयोग के सामने अलग अलग जो प्रस्ताव है वो सरकार रखेगी। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में देहरादून से लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए ये बैठक भी होगी और आयोग जिस तरीके से पहुंचा है, आयोग की टीम वहां पर पहुंची है, उसका स्वागत भी किया गया है। लेकिन ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दीपिका कि देखिए जो उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति है उसको लेकर पूरी जानकारी, और ऐसे में केंद्र से कोशिश यही है कि एक बड़ा प्रस्ताव मिले। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब भी सीएम धामी केंद्र में दिल्ली जाते हैं, अपने दिल्ली दौरे पर जाते हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो वो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ जो तोहफा है वो जरूर लेके आते हैं। और ऐसे में इस बार जो 16वां वित्त आयोग की टीम है वो देहरादून पहुंची है। उनसे काफी उम्मीदें हैं राज्य को, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड का दौरा करेंगी और क्या कुछ फायदा उत्तराखंड को हो सकता है उसको लेकर के जो चर्चा है वो सीएम धामी के साथ करेंगी। सीएम धामी ने खुद ये बात कही है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान और जीएसटी से मिलने वाली प्रतिपूर्ति समाप्त होने के बाद स्थितियां वित्त आयोग के सामने जो है वो रखी जाएगी। और कैसे उत्तराखंड का विकास हो सकता है, चाहे वो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हो, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को लेकर के जो भी स्थिति यहाँ पे होती है उसको लेकर किस तरीके से हम उत्तराखंड को उभार सकते हैं और उत्तराखंड का विकास कर सकते हैं, इसको लेकर के जो 16वां वित्त आयोग की टीम है वो तमाम जो उत्तराखंड की, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे आर्थिकी हो, चाहे भौगोलिक परिस्थिति हो, उसको लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा। सीएम धामी के साथ ये मंथन होगा और राज्य को किस तरीके से बेहतर हम दे सकते हैं, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक यात्राओं से जुड़ा क्षेत्र हो, धार्मिक स्थल हो, उसको लेकर के ये तमाम चीजों पर जो बातचीत है वो वित्त आयोग की टीम करेगी। और इससे मुझे लगता है कि जरूर उत्तराखंड को आने वाले समय में फायदा भी होगा। बिल्कुल। तो देखिए ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि दीपिका महत्वपूर्ण, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड के पर्यटन की बात करें, जब उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा तो सीधे तौर पर उत्तराखंड में रोजगार भी बढ़ेगा, और यही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। जिस तरीके से 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड पहुंची है वो भी चारधाम यात्रा इस दौरान चल रही है, और उस बीच अगर वित्त आयोग की टीम पहुंची है तो हम कह सकते हैं कि सीएम धामी जो है लगातार उत्तराखंड को के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनका दिल्ली दौरा हो, चाहे फिर यहाँ पे वित्त आयोग की टीम का आना हो। अब जैसे कि चारधाम यात्रा चल रही है, किस तरीके से इसको बढ़ावा मिले, किस तरीके से अधिक संख्या में श्रद्धालु आए, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं या जो केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 6 महीने के लिए अपना रोजगार लगाते हैं, उनको 6 महीने में फायदा पहुंचे और वो अपने अन्य जो 6 महीने हैं जब जो चारों धाम के कपाट बंद होते हैं वो अपनी आजीविका चला सके। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा भी जो महत्वपूर्ण एक आर्थिक स्थिति मजबूत करने का उत्तराखंड का एक तंत्र है, तो इसको लेकर के भी इस पे बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में चारधाम यात्रा जो है और लाभकारी रहेगी। चाहे हम वहाँ के गरीब लोगों की बात करें, जो दुकानें वहाँ चलाते हैं उनकी बात करें, घोड़े खच्चरों की बात करें, या अन्य जो वहाँ पर अपना दुकान चलाते हैं, जीविका के लिए वहाँ पे रह रहे हैं,
तो हम कह सकते हैं कि फायदा होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद जो है वो भी भेंट किया। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के गुंजा पहुंचे, जहां पर आदि कैलाश के दर्शन भी वो करेंगे और पूजा भी वहां पर करेंगे। साथ ही वाइब्रेंट जो विलेज है वहां पर भी रात्रि प्रवास भी, जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम भी वहां पर है। तो आज जेपी नड्डा पहुंचे उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा पहुंचे, और देखिए उनका स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। महत्वपूर्ण उनका दौरा है और आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान आदि कैलाश भी जाएंगे जेपी नड्डा, वहां पर पूजन भी करेंगे। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में अवैध खनन पर अंकुश के तमाम दावों के बाद भी अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला नैनीताल के बेताल घाट का है, जहां पर कोसी नदी पर दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है और नदी में अवैध खनन का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का यह कहना है कि धामी सरकार के संरक्षण में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है और खनन माफिया बेखौफ होकर राज्य के संसाधनों को लुटा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में जारी अवैध खनन का खेल, कांग्रेस बोली नकेल कसने में धामी फेल। बेताल घाट में अवैध खनन का ताजा मामला, कांग्रेस का धामी सरकार पर करारा हमला। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर घिरी धामी सरकार लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के दावे कर रही है, लेकिन राज्य में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल जिले के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों से बहुमूल्य खनन सामग्री नदी से निकाली जा रही है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा संसद में उठाया। इसके बाद विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद बेताल घाट में अवैध खनन से साफ है कि खनन माफियाओं को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही ये धंधा चल रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए सरकार का बचाव कर रही है। 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चल रही है और बीजेपी के ही नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में आवाज उठा रहे हैं और बेताल घाट, देहरादून, परवादून, सौंग नदी, हरिद्वार रोजाना कहीं ना कहीं अवैध खनन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में बेरोक टोक अवैध खनन चल रहा है सरकार के पुलिस के संरक्षण में। धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है, और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 27 मार्च को संसद में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए इस पर अंकुश की मांग की थी। वहीं विकास नगर से बीजेपी विधायक ने खुद यमुना नदी में अवैध खनन पकड़ा था और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई थी। बीजेपी के सांसद और विधायक के अवैध खनन पर सवाल उठाने से सरकार की खूब किरकिरी हुई। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है।
इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? सीधा का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? यदि थाने से जो वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगी, तो इसमें इतना टाइम लगता है तो क्या करते हैं? कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष की सुनती नहीं है और हालात ये है कि धामी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं के चिंता जताने पर भी नहीं चेती और यही वजह है कि राज्य में अवैध खनन जारी है। अब देखना होगा कि अवैध खनन के धंधेबाजों पर धामी सरकार लगाम लगाती है या राज्य को राजस्व का भारी नुकसान और बेशकीमती प्राकृतिक संपदा की लूट ऐसे ही जारी रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर किच्छा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया और किच्छा के रामलीला मैदान में शुरू होकर बीजेपी कार्यालय तक ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा में पूर्व बीजेपी के विधायक राजेश शुक्ला सहित बीजेपी के मंडल के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को उनकी पत्नी बच्चों के सामने मारा, मजहब पूछकर मारा। उसके विरोध में पूरा देश, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी पूरा देश एक सूत्र में सभी पार्टियों के लोग एकजुट होकर उनका खून खौल रहा था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना के हाथ खोले और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को और उनके पोषकों को दुनिया के जिस कोने पे होंगे वहाँ जाकर सजा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके पोषकों को नहीं छोड़ेंगे। और सेना को मैं खुली छूट देता हूँ, सेना इस पर अपना निर्णय ले। और देखिए आपकी सेना के जवानों ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी बहादुरी से, कितनी रणनीति से उनके ठिकानों को न केवल नेस्तनाबूद किया बल्कि उनके हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। और जब उनकी सेना आगे आई तो हमारे देश के सैनिकों ने यहीं से इस तरीके से मिसाइलें दागी कि जिन मिसाइलों का कोई भी डिफेंस उनके पास नहीं था, उनके एयरबेसों को नष्ट करने का काम किया। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर CUET परीक्षा केंद्र को जनपद पौड़ी में ही खोलने को लेकर अब कयास तेज होने लगे हैं। CUET परीक्षा केंद्र जनपद में न होने की वजह से तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें परीक्षा देने के लिए अपने जिले से दूर जाना पड़ता था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि तमाम छात्र संगठनों ने इस समस्या को उनके सामने रखा और उन्होंने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज संबंधित अधिकारियों से भी यहां पर दस्तावेज मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी संगठन है और छात्र संगठन है, कई सब लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने समस्या के बारे में मुझको अवगत कराया है और मैंने सारे जो उसके संबंधित जितने दस्तावेज हैं सब मांगे हैं और 1-2 दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करके और इसका कोई हल निकालने के लिए बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जल्दी भारत सरकार इसमें कोई निर्णय भी करेगी। उधर देहरादून के रायपुर थाने क्षेत्र के लेखा गांव में भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नवाचार की योजनाओं और सुविधाओं को देखा। साथ ही पुस्तकालय, ध्यान योग केंद्र, ऑडिटोरियम और नक्षत्र वाटिका और साथ ही गृह वाटिका के अलावा यहां पर अनूठी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की जानकारी भी ली है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज उनके कैंप कार्यालय में नेपाल की अभिनेत्री और नेपाल के एक निजी समाचार चैनल के संस्थापक एलिजा गौतम से भेंट की है और मंत्री गणेश जोशी ने नेपाली अभिनेत्री का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें, साथ ही आपको बता दें कि उत्पादों से निर्मित किट भी यहां पर भेंट की है।
उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर और साथ ही निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार को 19 मई 2025 तक चुनाव कार्यक्रम सहित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड ने आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव होने हैं उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्ति का सवाल नहीं उठता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं देरी से हो रहे चुनाव को लेकर भी अब कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष ही जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों लोक लुभावनी जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाई है, इसलिए चुनाव को टालना चाह रहे थे। उधर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के कार्य को लेकर भी अभी तक 85% तक ही काम पूरा हो चुका है। 15% जो कार्य है फिलहाल वो अभी प्रगति पर है। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की माने तो ऑल वेदर बाजार रोड के कार्यों को भी पूरा करने में समय और भी थोड़ा सा लगने वाला है और साथ ही रुद्रप्रयाग में यहाँ पर अगस्त मुनि में भी बनने वाले बाईपास पर भी कार्य जारी है। वहीं सचिव पंकज कुमार की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य भी पूरे हो जाएंगे। ऑल वेदर रोड जो हम लोग चारधाम की मेन रोड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं, इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी जिले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक HPC उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ एक DPR में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देवभूमि में चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। दरअसल हरिद्वार के होटलों में 50% बुकिंग जो है वो कैंसिल होने की बात भी सामने आई है। श्रद्धालुओं की घटती संख्या को पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में होटल कारोबारी सहित तमाम व्यापारियों में भी चिंता नजर आ रही है, जिसे लेकर होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए,
ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। और चलिए आगे बात करते रानीखेत की, जहां पर जीएसएम राजकीय चिकित्सालय में विधायक प्रमोद नैनवाल ने नई तकनीकी की दूरबीन विधि से ऑपरेशन मशीन का उद्घाटन किया है। वहीं विधायक नैनवाल का आज जन्मदिन भी था और जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों को फल भी यहां पर वितरित किए गए हैं। ब्लड बैंक में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। ये बहुत सौभाग्य का दिन है। माननीय विधायक जी बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं। अभी हमको ये लेप्रोस्कोप दिलाया है और मुख्यमंत्री घोषणा में अभी सीटी स्कैन भी हमको मिलना है। आप ही के प्रयासों से हमको यहाँ पे ये मशीन मिली हुई है और यहाँ के जो सर्जन हैं बहुत ही कुशल सर्जन हैं और उनको हमने डेमो भी किया है। यहाँ की जनता को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है और इसमें मैं माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारियों का जिन्होंने भी इस उपकरण को हमको उपलब्ध किया है। और क्षेत्रीय जनता को हम ये समर्पित करते हैं, अपील करते हैं इसमें सहयोग करें और उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र की जनता की विगत लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो आधुनिक चिकित्सा में जो हमारे दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं, जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं, उनको बहुत सरल तरीके से और जिसमें कि टाँके न हो और जिसमें कि लंबी चीरफाड़ न हो, इस प्रकार जो लेप्रोस्कोपिक विधि से जो ऑपरेशन करने की मांग लगातार हमारे क्षेत्र की जनता कर रही थी। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने भी अनुरोध किया था कि यहाँ पर वो मशीन आनी चाहिए। और उसमें हमारे विशेषकर हमारे जो जिला हमारे CMO साहब हैं उन्होंने भी बहुत यहाँ से परस्यू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको यहाँ पर दूरबीन उपलब्ध कराया। दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराने के तमाम जो इक्विपमेंट उपलब्ध कराए हैं, आज उसका हमने शुभारंभ किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे पूरे रानीखेत क्षेत्र की जनता और आसपास के जो 5-7 विधानसभाएँ का केंद्र, विधानसभाओं का केंद्र है हमारा रानीखेत, यहाँ के मरीजों को यहाँ पर बहुत अच्छी और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।